नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के खास प्रोग्राम गर्दिश अय्याम में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान साजिद कासमी। मेरे साथ गर्दिश अय्याम के खास मेहमान जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, जो मुल्क के मारूफ कॉलम निगार और तज्ज़िया निगार हैं। आज मैं समझता हूं कि इस हफ्ते की जो सबसे अहम खबर रही और सबसे गर्मा गर्म जिस पर बहस हुई, वो रही BBC ने जो वज़ीर आज़म मोदी के ताल्लुक से जो डॉक्यूमेंट्री पेश की है, उस पर क्या वो समझिए कि बहुत ही हंगामा खेज सूरत हाल रही पूरे हफ्ते। और मरकज़ी हुकूमत ने उसे यूट्यूब और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डिलीट करने के, ब्लॉक करने का समझिए कि हुक्मनामा जारी कर दिया है। आखिर क्या है ये कज़िया और क्या है ये मामला, और ये कैसी इजहार राय पर पाबंदी, क्या इसको इजहार राय पर पाबंदी के जुमरे में नहीं रखा जाएगा? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये बेशक इशारे राय पर पाबंदी है और BBC ने जो कुछ किया है जी वो BBC की एक टीम ने उस वक्त वहां पर आ करके लोगों से मिल करके, लोगों से मुलाकात करके और सूरत हाल का जायजा लेकर और मुतासरीन से बातचीत करके और जो मुबस्सिरीन है उनसे बातचीत करके, मुख्तलिफ रहनुमाओं से बातचीत करके, जिसमें बीजेपी के भी लीडर्स हैं जिनकी की लंबी लंबी गुफ्तगू है उसके अंदर। जी तो और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि नई है, जी इसलिए कि गुजरात में जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया जानती है। और उसके बाद जो उस वक्त वजीर आला थे नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर पाबंदी लगी और वो पाबंदी 2000 मतलब इनके इंतखाब 2012 तक वो रही। जी लेकिन कुछ उनकी मुश्किलात थी जिनकी वजह से वो लोग उसको उस वक्त उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाए उस रिपोर्ट पे, और वो डॉक्यूमेंट्री अब बनी है। और वो जो उस वक्त वजीर खारजा थे, जैक स्ट्रॉ नाम है, उनके कहने पर, उनकी गुजारिश पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। और उसके अंदर वजीर आला उस वक्त के नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू भी है। और आप देखिए, ये अजीब इत्तेफाक है कि जब उनसे पूछा गया उस इंटरव्यू में कि आप क्या समझते हैं, आपसे कोई कोताही हो गई या कोई कमी रह गई या इस तरह के हालात पैदा हुए अगली बार, तो आप क्या करेंगे, क्या नया करेंगे, क्या इससे इजाफी करेंगे? तो उन्होंने एक अजीब और गरीब जवाब दिया। यानी एक सूबे में खुद सरकार के मुताबिक 1000 लोग मारे गए और दीगर जराए से खुद BBC की ये कहती है कि वो जो है 2000 लोग मारे गए और सैकड़ों हजारों लोग जो है वो जख्मी हुए, बेघर हुए। और उनमें से किसी बात पर अफसोस का इजहार करने के बजाय वजीर आजम जो अभी हैं और उस वक्त वजीर आला थे नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं जो है वो मीडिया को ठीक से नहीं हैंडल कर सका और अगली बार जो है वो इस तरह की सूरत हाल होगी तो मैं मीडिया को ठीक से हैंडल करूंगा। और उन्होंने जो कुछ कहा वो किया। दिल्ली में इख्तिदार संभालने के बाद उन्होंने यही किया कि पूरे मीडिया को जो है वो गोदी मीडिया बना डाला, सारे लोगों पे अपना जो है वो तसल्लुत कायम कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि वो BBC पे उनका कंट्रोल नहीं चला और वो BBC पे उन्होंने ये रिपोर्ट को आने से, इस डॉक्यूमेंट्री को आने से वो नहीं रोक सके। तो ये जो उनकी कमी आज से 20 साल पहले थी वो आज भी है कि उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया को वो हैंडल नहीं कर सके। ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो ये बता रही है। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब जो बीजेपी वाले शोर कर रहे हैं तो उनको ये शोर करने का हक ही नहीं है। इसलिए कि गुजरात की जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी तो अमित शाह ने खुद कहा ये बात, वजीर दाखिला ने, कि हमने एक
ऐसा सबक सिखाया कि 20 साल तक अमन कायम हो गया। जी जब आप ये कह रहे हैं कि हमने सबक सिखाया, इसका मतलब ये है कि ये आपकी एक हिकमत अमली थी। या तो आप, अगर ये जो अभी कहा जा रहा है कि बीबीसी झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अमित शाह साहब ने भी उस वक्त सच नहीं कहा था। और अगर अमित शाह की बात को सच मान लिया जाए तो अब बीबीसी की रिपोर्ट भी वही बोल रही है। आप उसको सबक बोलते हैं, वो उसको जुल्म बोलते हैं, बाकी एक्शन तो सेम है। और उसमें तो सीधे सीधे उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को इसके लिए मुल्जिम ठहराया गया है, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। और उसका मकसद जो है वो मुसलमानों को उन इलाकों से निकालना था जहां पर वो रहते थे, और खौफ और दहशत पैदा करना था। ये सारी बातें जो है वो उस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। और अगर हमारे मुल्क में वो ना भी दिखाई जाए तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, सारी दुनिया देख रही है और जानती है, और उसका एक बार और इरादा हो गया। तो ये तो आधी है, आप समझ लीजिए कि अभी तो इंटरवेल हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा वो फसादात के बारे में था, 20 साल पुराना, और 2019 के बाद जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, यानी ये सीएए, एनआरसी और दूसरे तमाम हंगामे, तो इसका जो है वो ब्यौरा ये दूसरी डॉक्यूमेंट्री में आएगा जो अभी आ रही है। तो ये एक तरह से अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी उसको अपनी नाकामी मानते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। और ये बात के इत्तेफाक से ये एक ऐसे वक्त में आई है जबकि एक हिंदुस्तानी नजाद ऋषि सोनक वहां पे वजीर आजम है, वजीर आजम, और वो वजीर आजम भी जो है वो उस डॉक्यूमेंट्री को नहीं रोक सकता है। तो ये हिंदुस्तान के मीडिया के लिए भी एक सबक है कि मीडिया कैसा होना चाहिए। तो वजीर आजम ये तो कह सकता है कि मैं इससे जो है वो इसकी तायीद नहीं करता या मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन वो बीबीसी को रोक नहीं सकता इस बात से। तो ये है मीडिया को ऐसा होना चाहिए। और एक हमारा मीडिया है यानी एक वो मीडिया है जो अपनी ताकत दिखला रहा है। इंटरव्यू में पूछता है कि भाई आप आम जो है वो काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो ये दुनिया देख रही है। अब हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे मीडिया की यह हालत क्यों हुई, और ये इस तरह के मीडिया से जो है वो अवाम का कितना बड़ा नुकसान है कि जब उनके सामने हकायक ही ना आए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर अमित शाह वो जो इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने दावा किया था हमने सबक सिखाया, अगर वो ये दावा नहीं करते तो ये कह सकते थे कि भाई वो सब गलत बात है, हमको क्लीन चिट मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, तो इसलिए बीबीसी को ये नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आपने तो क्लीन चिट पे पहले ही पानी फेर दिया ये बोल के कि हमने सबक सिखाया। क्लीन चिट के तो धज्जियां आपने खुद उड़ाई, और उसके बाद फिर अगर कोई और कहता है कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि साहब ये गलत है। जी बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अभी तकरीबन कई दिनों से जो है जंतर मंतर पर जो हमारे मुल्क के पहलवान हैं, खास तौर से जो खवातीन हैं, वो एहतजाज पर बैठी थी, और उनका ये इल्ज़ाम था रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन पर कि उन्होंने उनके साथ जो है ज्यादती की। आखिर ये हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है ये? देखिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मोदी जी अक्सर क्रेडिट लेते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ, हमारे वजीर आजम बनने के बाद ये काम पहली बार हुआ। उसके लिए कभी कभार उनको ये भी करना पड़ता है कि पिछले 30 साल में पहली बार हुआ, इसलिए कि 30 साल पहले हुआ था। तो ये जो क्रेडिट लेने का मामला है, तो ये क्रेडिट पड़े कि हिंदुस्तान 75 साल जो है वो मना रहा है अपनी आजादी के, 76वां साल है, और इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि खिलाड़ियों ने आकर के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया हो और खवातीन ने मुजाहरा किया हो, और वो जो खातून उनको लीड कर रही है, उनकी रहनुमाई कर रही है,
वो विनेश फोगट कोई मामूली खातून नहीं, उनका पूरा खानदान जो है वो रेसलिंग में है, पहलवानी में है, और उनको 16 जो है वो तमगे मिल चुके हैं। एशिया कप में पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली वो खातून है। और आपने उनकी वीडियो देखी होगी तो आंसू आता है उसको देख के। उन्होंने कहा कि आप हमको मजबूर मत कीजिए, अगर हमारी खिलाड़ी जो है वो आकर के कहने लगेंगी कैमरे के सामने तो ये इसके लिए आखिरी दिन होगा। मतलब लोग अपने बच्चों को बेटियों को भेजेंगे नहीं। और यही बात एक साबिक कोच है, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर इसको रोका नहीं गया तो लोग अपनी बेटियों को कैसे भेजेंगे खेलने के लिए, कैसे भेजेंगे। और ये कहना वो जो उनके सदर हैं ब्रिजभूषण, वो ये कहते हैं कि इससे पहले क्यों नहीं कहा, कंप्लेन क्यों नहीं किया, कोई रिकॉर्ड है क्या, लाओ। और ये लोग चूंकि जीत नहीं सकते हैं इसलिए इस तरह से गमो गुस्सा निकाल रहे हैं। देखिए, कोई अगर शिकायत करता है, कोई फरियाद करता है तो आपको उसको हमदर्दी से सुनना चाहिए। ये कोई तरीका है कि आप जो है उसके साथ आ रहे थे तो आपने कहा कि तुम जो है वो खोटा सिक्का हो। उसको इतनी बुरी लगी ये बात कि वो 2 दिन तक खुदकशी के बारे में सोचती रही। और ये इतना बदतमीज इंसान है कि इसने एक यूपी के खिलाड़ी को, यूपी के हैं और इन्होंने कैसरगंज के, इन्होंने एक यूपी के खिलाड़ी को रांची में स्टेज के ऊपर थप्पड़ मार दिया। ये तो इनका किरदार है। खुद एमपी बने हुए हैं, उनका बेटा एमएलए बना हुआ है, और ये इस तरह की बदतमीजी की बातें जो है वो करते हैं। और अभी अफसोस की बात यह है कि हुकूमत उनको बचाने की कोशिश कर रही है। अभी कल एक मीटिंग थी अयोध्या में, तो हुकूमत ने जो है वो उसको कैंसिल कर दिया उस मीटिंग को, और एक कमेटी बना दिया। वो कमेटी जो है वो उसका हाल अहवाल देख रही है। और मतलब ये कि हुकूमत टाइम पास कर रही है और वो गुस्सा ठंडा कर रही है। और थोड़े दिन के बाद आप देखें उस कमेटी को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 4 हफ्ते बाद वो कमेटी आएगी और बोल देगी हमने तफ्तीश की और कोई सबूत नहीं मिला। इसका मतलब ये सारे झूठे थे और इन्होंने जो इल्जाम लगाए वो गलत थे। ये कहते हैं कि जब भी कोई नया कानून बनता है तो ये लोग मुखालिफत करते हैं। अरे भाई, वो खिलाड़ी है, उनके लिए आप उटपटांग कानून बनेगा तो आप मुखालिफत करेंगे। आपने किसानों के बारे में कानून बनाया, किसानों ने मुखालिफत की। आपने जो है वो एनआरसी का बनाया तो सारे लोगों ने, मुल्क ने मुखालिफत की। आपने खिलाड़ियों के लिए कानून बनाया, आप ऐसे कानून बनाते क्यों हैं? कि लोगों को चाहिए आप ऐसे कानून बनाए कि लोग उसका खैर मकदम करें। आपके कानून ऐसे होते हैं कि लोग परेशानी में आते हैं। और पहली बात, ये परेशानी की बात नहीं है। कोई भी हिंदुस्तानी खातून झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी। हर खातून को अपनी इज्जत की फिक्र है। ये कोई मामूली वो नहीं है कि हमारे साथ जिनसी इस्तेसाल किया गया, बदनामी की गई। अगर उनकी कोई रिश्तेदार ये इल्जाम लगाती और ये सुलूक होता तो क्या। अभी एक बीजेपी की लीडर है, बबीता फोगट उसका नाम, उसी खानदान की है। उसने कहा कि भाई अगर जो है वो आग होती है तभी धुआं होता है, लेकिन मैं इसको जो है वो इस मसले को हल करने की कोशिश करूंगी। तो ये बहुत ही सीरियस बात है और इस पर वजीर आजम खामोश है। अच्छा, आप देखिए, वो खिलाड़ी बार बार ये कह रहे हैं कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम फेडरेशन के खिलाफ है, हम जो है वजीर आजम से मिलना चाहते हैं, वजीर दाखिला से मिलना चाहते हैं, लेकिन इनके पास उसके लिए टाइम नहीं है। बल्कि एक खबर तो ये भी है कि वो विनीश फोगट जो है वो अपने वालिद के साथ वजीर आजम से मिलकर ये बात बता चुकी। अगर वजीर आजम एक्शन ले ले और ब्रिजभूषण को हटा देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो इसके लिए खाली वो जिम्मेदार नहीं है ब्रिजभूषण सिंह, बल्कि इसके लिए जो है खुद वजीर आजम भी जिम्मेदार है कि उन्होंने इस शिकायत पर जो है वो सही वक्त पर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया। जी, एक्शन नहीं लिया। आगे पढ़ते हैं। बड़ी अजीबोगरीब खबरें आजकल आ रही हैं कि आरएसएस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया और उस मजलिस यानी कि उस सभा में, जो सभा मनाई गई कलकत्ता के अंदर, उसमें जो ये भागवत जी हैं उन्होंने कहा कि आरएसएस नेताजी के कदमों पे चल रही है। आखिर ये नेताजी प्रेम कैसे जाग रहा है ये जी?
देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई जी तो उस वक्त आरएसएस क्या कर रही थी? क्या कर रहे थे? जब नेताजी मौजूद थे और जब उनके नक्शे कदम पे चलने का वक्त था तो जी आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस मुखबरी कर रही थी। जी आरएसएस जो है वो अंग्रेजों की जो है वो हाशिया बरदार बनी हुई थी। सावरकर जो है वो खत लिख रहे थे, हालांकि वो आरएसएस में नहीं थे, हिंदू महासभा में थे, लेकिन हिंदुत्व के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। तो वो जो है वो वजीर आजम वो अंग्रेजों को खत लिख रहे थे कि मैं सारी जिंदगी आपकी वफादारी करूंगा। तो जब जी नक्शे कदम पे चलने का वक्त था उस वक्त तो उनके कदमों को उखाड़ा जा रहा था, और आज जब वो नहीं रहे तो अब ये उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। भाई, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदर थे, जी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी हैं। आप जी हिंदुस्तान को जो है कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं और सुभाष चंद्र बोस के कदम पे चलना चाहते हैं। दरअसल इनका मसला मैं आपको बताता हूँ। इनका मसला ये है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में आजादी की जंग लड़ी गई उस वक्त इनका किरदार निहायत मशकूक था। इन लोगों ने उस आजादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये तंजीम बनाई गई हिंदू मुसलमानों को, अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुसलमान लड़े आपस में और उनका इक़्तिदार कायम रहे, उनकी हुकूमत कायम रहे। ये लोग बिलवास्ता इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहे थे, मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे थे। तो अब जो आजादी मिल गई, आजादी मिलने के बाद इनके पास कोई आइकॉन ही नहीं है, इसलिए कि जब कशमकश का वक्त होता है उसी वक्त जो है आपका लीडर। तो फिर इन्होंने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल को पकड़ लिया। वल्लभ भाई पटेल कौन थे भाई? वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस के वजीर दाखिला थे। तो आप उनका जो है वो मुजस्समा बना रहे हैं। आपका कोई आदमी ऐसा क्यों नहीं है कि जिसके नक्शे कदम पे आप चल सकें, या आपका कोई आदमी ऐसा क्यों नहीं है जिसका आप मुजस्समा बना सकें? इस सवाल का जवाब जाके लोग सुनेंगे उनकी बात, वरना कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। तो इस तरह से मुस्तार लेके उधार लेकर के कब तक आरएसएस अपना काम चलाई? ये है सवाल जो उनसे किया जाना चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं कि अभी देख रहे हैं कि कोरोना, एक तो कोरोना आया, कोरोना के बाद मुस्तकिल तौर पर जो है मुख्तलिफ सेक्टर से मुलाजमीन की छटनी की जा रही है। अभी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, उसके बाद अमेजन और भी मुख्तलिफ कंपनियां जो है मुस्तकिल छटनी कर रही हैं। आखिर इस तरीके से जो मुलाजमत पेशा अफराद है वो कहाँ जाएंगे और उनका क्या हश्र? देखिए, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ट्विटर के ने जब लोगों को निकाला था, जी जी, और अब गूगल का है। तो कोरोना के जमाने में जब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे जी तो उस वक्त लोगों की मसरूफियत मीडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए कि बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे। तो लोग दिन भर जो है वो उस पर लगे रहते थे। तो जब ट्रैफिक बढ़ा इन मीडिया के ऊपर, जैसे फेसबुक पे बढ़ गया, यूट्यूब पे बढ़ गया, ट्विटर पे बढ़ गया, लोगों की फुर्सत की वजह से, तो उनके पास इश्तिहार बढ़ गए। इसलिए कि सारा इश्तिहार इससे होता है कि कितने लोग आते हैं। इश्तिहार जब बढ़ा तो उनको कस्टमर बढ़े, उनको हैंडल करने के लिए लोगों की जरूरत बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के बाद हालात ठीक हो रहे हैं तो लोगों की जो दूसरी सरगर्मियां है, फिजिकल जिसको आप कहते हैं, ये तो वर्चुअल दुनिया है, उसमें लोगों का वक्त ज्यादा सर्फ होने लगा और लोगों की मौजूदगी, प्रेजेंस जो है वो ये मीडिया में कम होने लगा। जब लोगों की मौजूदगी कम होने लगी तो इश्तिहार कम तो फिर ये कि रेवेन्यू कम तो अफराद कम। ये एक बिल्कुल फितरी चीज है। तो ये तवक्को के मुताबिक है और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अब ये है कि जो दूसरे सेक्टर है
उन सेक्टर्स में जहाँ पे सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उन लोगों को, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को, नौजवानों को जो है वो अपने यहाँ मुलाजिमत देनी पड़ेगी, तो इसका कंपनसेशन होगा। अब ये है कि ये तो आलमी सूरत हाल है, लेकिन ये कि हिंदुस्तान में जिस तरह की मईशत परवान चढ़ रही है, उसके अंदर तो मुलाजिमतें कमी होंगी, इसलिए कि आपने जब सारा कारोबार, सारा पॉलिसी मेकिंग तक सरमायादारों के हवाले कर दिया गया, हम दो हमारे दो की सरकार बन गई, तो फिर जनाब उन्हीं के फायदे के लिए होगा कोई ऐसा काम जो कि अवामी फलाह बहबूद का हो, जिसके नतीजे में, देखिए, सरमायादार ये देखता है कि जिस काम में सबसे ज्यादा मुनाफा हो वो करे, और जिसमें कम मुनाफा हो वो ना करे। लेकिन सरकार ये देखती है कि अगर किसी सनत में, किसी इंडस्ट्री में कम मुनाफा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों को मुलाजिमत मिलती है, तो सरकार जो है वो मुनाफे को नहीं देखती, बल्कि अपने लोगों की मुलाजिमत को देखती है। तो अगर हुकूमत हिंद अपनी जो है वो हिकमत अमली बदलेगी, अपनी पॉलिसी बदलेगी, और जो पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएगी कि जिसमें ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, तब तो बेरोजगारी कम होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो हालात खराब हो गए। तो ये सीरियस सूरत हाल है। अगर गूगल में से लोगों को ना भी निकाला जाए, तब भी हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी की सूरत हाल बहुत संगीन है, और ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 8.3% पहुँच चुकी है, और हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये कि इस साल इतने सारे सूबाई इंतखाबात हैं, इतने सारे स्टेट इलेक्शंस हैं कि हमारे वजीर आज़म और वजीर दाखिला तो उसी में पड़े रहेंगे, आवाम को कौन पूछेगा। अभी 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 ये खबर भी आई है, नड्डा जी ने अपने कारकुनान को नसीहत की है कि हमें कोई भी इलेक्शन हारना नहीं है जी। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा इलेक्शन मोड पे रहेंगे तो मुल्क को कौन देखेगा। जी हाँ, वो तो, ये तो इलेक्शन मोड में रहना सियासतदानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन आवाम के लिए नुकसानदेह है जी। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की जानिब कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, नजर कुरान मजीद को नजर आतिश किया गया। मुस्लिम ममालिक की तरफ से तो बहरहाल रद्द अमल सामने आया है और आना ही चाहिए था, लेकिन आलमी रहनुमाओं की बेहिसी है। आखिर इस्लामोफोबिया ये दुनिया को कहाँ ले जा रहा है? देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ बजरंग दल है और आरएसएस को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, जिसको एक्सट्रीम राइट कहते हैं आमतौर से अंग्रेजी में। तो इस तरह के लोग यूरोप में भी हैं, और यूरोप के सारे ममालिक में एक कमोबेश मौजूद है। जैसे पहले आरएसएस हिंदुस्तान में बहुत कमजोर थी, बजरंग दल बहुत कमजोर थी, इनको फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता था। इस तरह से वो लोग अब भी जो है वहां पे फ्रिंज हैं, लेकिन मौजूद हैं। और इसी तरह का एक बदमाश लीडर है, वाइट सुपरमिस्ट स्वीडन का, जिसने के कुरान मजीद के साथ बेहुरमती का काम किया, और बहुत बुरी बात है, और सारे दुनिया के मुसलमानों ने उस पर एहतजाज अपना दर्ज किया और उसकी मजम्मत की है। यहाँ तक कि स्वीडन के वजीर आजम ने भी एक ट्वीट पे मैसेज दिया है कि हालांकि ये वहाँ पे कोई कानून नहीं है, मतलब वो कोई भी किताब, आप मजहबी किताब को जला सकते हैं, वो लोग अपनी मजहबी मुकद्दस किताब को भी जला सकते हैं। तो लेकिन उसने कहा कि हर कानूनी काम जो है वो मुनासिब नहीं होता। अगर किसी आपकी हरकत से लोगों की दिल आज़ारी हो रही है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको जो है वो उससे एतराज़ करना चाहिए। ये बात तो उन्होंने कही वहाँ के वज़ीर आज़म ने, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, चूँकि ये जो एहतजाज हुआ और एहतजाज के बाद ये जो है वो काबिल मज़म्मत हरकत हुई, तो अगर हुकूमत उस एहतजाज को काबू में करती और उन लोगों को इसकी इजाज़त नहीं देती, तो ये मुमकिन था, मतलब इन वहाँ का इंतज़ामिया इसको रोक सकता था। इसके बावजूद उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए सारी दुनिया के मुसलमान इस बात का मुतालबा कर रहे हैं
कि स्वीडन में या कहीं भी अगर इस तरह की कोई हरकत हो तो उस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ ये ना कहे कि भाई हमारे यहाँ इजहार राय की आज़ादी है इसलिए हम इसको रोक नहीं सकते, बल्कि चूंकि खुद वजीर आजम ये कह रहे हैं कि वो गैर मुनासिब काम है, तो गैर मुनासिब काम से जो है वो इंतज़ामिया को ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये कि फिर उसका रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर वो शिकवा शिकायत शुरू हो जाती है। तो ये मौका नहीं आना चाहिए। इस्लाम जो है वो दीगर मज़ाहिब के साथ इस तरह का सलूक वो मना करता है और यही तवक्को करता है दूसरों से भी कि वो जो है वो मुक़द्दस किताबों के साथ और मुक़द्दस हस्तियों के साथ जो है वो इस तरह की नाज़ेबा बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है जो स्वीडन में हुई है और इससे सारे दुनिया के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान भी बहुत ज़्यादा गमगीन हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हैं और वो अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थी नाज़रीन किराम, ये थी आज के हमारे हफ्ता भर के हालात, हफ्ता भर के वाक़यात और हालात पर तबसरा और तज्ज़िया। मैं आप हज़रात को एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम हर हफ्ते मंगल को रात में 8 बजे बराह रास्त नशर किया जाता है बसरत ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और डॉक्टर सलीम खान साहब जो कि मारूफ तबसरा निगार, मारूफ तज्ज़िया निगार और कॉलम निगार हैं, वो हफ्ता भर के वाक़यात और हालात पर जो पेश आते हैं उस पर तबसरा और तज्ज़िया पेश करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें इस प्रोग्राम में हर मंगल को रात को 8 बजे। इंशाअल्लाह ताला हम नए नए जो कुछ भी हालात पेश आते रहेंगे हम उस पर आपके सामने तज्ज़िया और तबसरा पेश करते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ डॉक्टर सलीम खान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने तमाम नाज़रीन से अलविदा चाहते हैं और प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।